दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग का अनुदेशक। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो अनुपात और समानुपात से रिलेटेड है। और इससे पहले जो मैं एक वीडियो बना चुका हूँ वो उसके अंदर अनुपात और समानुपात के जो सिद्धांत हैं, जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, उनके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ और वीडियो बना चुका हूँ। उसमें कुछ मैंने आपको उदाहरण भी समझाए हैं, तो वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद ये वीडियो आपको और भी समझ में आएगा। तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो निम्मी बेस के जो सवाल आते हैं, निम्मी के अंदर जो सवाल आते हैं वो चित्र आधारित होते हैं। चित्र के अंदर ही क्वेश्चन पूछा जाता है और उसी में फिर उसको जवाब दिया जाता है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे पहला जो सवाल ले रहे हैं वो है, उसके अंदर ये चित्र दे रखा है जिसके अंदर की यहाँ टोटल लेंथ दे रखी है। उसके बाद ये L1 और ये L2 का रेशो दे रखा है। तो यहाँ देखते हैं कि सवाल क्या है कि L1 अनुपात L2 बराबर 3:4 है। टोटल लंबाई हमारे पास 3.35 मीटर है। तो यहाँ पर L1 का मान और L2 का मान निकालना है। तो यहाँ जो L1 की प्रतिशत मात्रा है वो होगी L1 अपॉन, यानी कि जिसका मान निकालना है वो उसकी लंबाई बटे अनुपातों का योग गुणा टोटल लंबाई। तो यहाँ पर ये हो गया L1 अपॉन L1 प्लस L2 इंटू टोटल L। तो यहाँ पर 3/7, क्योंकि हमारे पास जो L1 की अनुपात है वो 3 है और दोनों का अनुपात 3:4 है, तो टोटल हो जाएगा 7। तो 3/7 गुणा 3.35 तो बराबर हो जाएगा 1.4357 मीटर। इसी प्रकार अगर L2 की हमको मान निकालना है, L2 लंबाई का, यहाँ पे इस चित्र के अनुसार, तो उसके अंदर हो जाएगा L2 अपॉन L1 प्लस L2 इंटू में टोटल लेंथ। तो L2 हमारे पास जो अनुपात में दे रखा है वो 4 दे रखा है। दोनों अनुपातों का योग हमारे पास 7 है। इसको फिर से हम 3.35 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 1.9। उसके अंदर शाफ्ट का व्यास 40 मिलीमीटर दे रखा है। शाफ्ट की लंबाई L जो हमको मिलीमीटर में निकालनी है, जबकि शाफ्ट का जो व्यास है और जो शाफ्ट की लंबाई है L, उसके बीच में जो अनुपात है वो 2:9 दे रखा है। उस कंडीशन में हम देखेंगे कि यहाँ पे D अनुपात L बराबर 2:9 और D की वैल्यू हमारे पास 40 दे रखी है। तो L का अनुपात निकालने के लिए ये हमारा हो जाएगा 40/L, क्योंकि इसको अनुपात को हम बटे में भी लिख सकते हैं। तो 40/L बराबर 2/9 हो जाएगा। यहाँ पर 40 का 9 से गुणा करेंगे और 2 का L से करेंगे तो 2L बराबर 40 गुणा 9 हो जाएगा। L बराबर हमारा 40 गुणा 9/2। 2 से 40 कट जाएगा 20 बार, 20 को 9 से गुणा करेंगे तो 180 मीटर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसको चेक भी करना चाहे तो 2:9 बराबर 40 अनुपात अगर 180 रखते हैं तो ये कटने के बाद हमारा 0 से 0 कट जाएगा और 4 और 18 बचेगा। 4 और 18 को हम 2 से काटेंगे तो 4 हमारा 2 रह जाएगा और 18 हमारा 9 रह जाएगा। तो इस तरह हमारा ये अनुपात 2:9 भी आ रहा है। इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। इसके बाद हमारा तीसरा उदाहरण है, उसके अंदर D और L, यानी कि ये जो हमारे पास एक त्रिभुज दे रखा है जिसके अंदर D हमारी ये डिस्टेंस है और L हमारी ये डिस्टेंस है। उसके बीच में 2:12 की अनुपात है और हमारे पास L की लंबाई अगर 160 दे रखी है तो D का मान निकालने के लिए हम इसके अंदर इस तरह से रखेंगे। D अनुपात L बराबर 2:12। D अनुपात L बराबर 160 है तो D अनुपात 160 बराबर 2:12। तो इसको हम D/160 रख सकते हैं और इसको 2/12 रख सकते हैं, तो ये बराबर हो जाएंगे। उस कंडीशन में हम D को 12 से गुणा करेंगे, ब्रज गुणा, और 160 को 2 से गुणा करेंगे तो 12D बराबर 2 गुणा 160 आएगा। D का मान निकालने के लिए हम 2 गुणा 160 में 12 का भाग देंगे तो इसको जब काटेंगे तो हमारी ये 26.667 मिलीमीटर उत्तर हमारा इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं कि जिस तरह के भी चित्र दे रखे हैं सारे निम्मी बेस हैं, इनकी हम जो इस किताब के अंदर वैल्यू बदल करके और उसको हल किया गया। तो अगर आप निम्मी की किताब में जाके भी देखेंगे तो आपको यही चित्र दिखाई देंगे। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसके अंदर डेल्टा H अपॉन L बराबर 1/16 अनुपात दे रखा है। यहाँ पर ये लेंथ है, ये हाइट है हमारी H, तो इसके अंदर 1/16 का अनुपात दे रखा है और L का वैल्यू हमारे पास 140 mm दे रखी है। तो डेल्टा H की जो हाइट की जो डायमेंशन निकलवा रहे हैं, तो यहाँ पर डेल्टा H अपॉन L बराबर 1/16। डेल्टा H का 16 से गुणा हो जाएगा, L का 1 से हो जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा H गुणा 16 बराबर 1 गुणा 140 और डेल्टा H बराबर 1 गुणा 140/16 का जब भाग देंगे तो हमारे पास ये 8.75 मिलीमीटर आ जाएगा। सिंपल सवाल है, लेकिन ये इस तरह के एग्जाम में सवाल आते हैं तो करना भी
आसान होता है अगर आपको ये नियम पता है तो, कि डी अनुपात डी को अपन डी अपॉन डी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगला जो सवाल है उसके अंदर जो बीच में रेशो दे रखा है जो 2.5 अनुपात 1 है और कैपिटल डी यानी कि बड़े व्यास का मान दे रखा है, तो छोटे व्यास का मान निकालने के लिए यहाँ पे हम डी अपॉन डी को, जो डी अपॉन डी बराबर 2.5 अनुपात 1 है, उसको हम कैपिटल डी बटे स्मॉल डी लिख सकते हैं। यहाँ पे डी अनुपात डी बराबर 2.5 अनुपात 1, इसको यहाँ पे कैपिटल डी का मान हमने 44 रख दिया और छोटा डी हमको निकालना है, तो 44 बटे छोटा डी बराबर 2.5 इंटू 2.5 बटे 1। अब डी को हम 2.5 से गुणा कर देंगे और 44 को 1 से गुणा कर देंगे, तो डी का मान निकालने के लिए 1 गुणा 44 बटे 2.5 हो जाएगा। जब इसमें इसको भाग देंगे तो ये 17.6 मिलीमीटर उत्तर आ जाएगा। इसके बाद हमारा ये जो सवाल है इसके अंदर आप देखेंगे ये एक डिस्टेंस दे रखी है 3.2 यहाँ से यहाँ की दूरी, और एक ये डिस्टेंस दे रखी है जो कि ए है। तो हमको यहाँ पे सवाल के अंदर ए की वैल्यू निकालनी है, जिसके अंदर कि ए और एस का जो अनुपात है वो 7:2 दे रखा है। एस का मान अपन 3.2 अगर लेके चलते हैं तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए अनुपात एस बराबर 7:2, ए बटे एस बराबर 7/2। इसके अंदर हमारे को वैल्यू निकालनी है ए से, तो हम 7 को एस से गुणा करेंगे, 1 को 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ 2a बराबर हो जाएगा 7 गुणा 3.2। ए का मान निकालने के लिए हम जो है एस का मान रख देंगे जो कि हमारे पास 3.2 रखा है, 7 गुणा 3.2 और a इंटू 2, तो ए का मान निकालेंगे तो 2 हमारा नीचे हो जाएगा, इसको इससे गुणा करके 2 को बढ़ा देंगे तो हमारा 22 बोल्टों की कीमत है हमारी 48 रुपये। तो 6 बोल्टों की कीमत ज्ञात करो। यहाँ पे हम प्रश्न अनुसार लिखेंगे बोल्ट और यहाँ पे कीमत, और बोल्ट के नीचे लिखेंगे 22 और इसके नीचे लिखेंगे 6, और यहाँ 22 की कीमत 48 है तो यहाँ ऊपर लिखा जाएगा, और 6 की कीमत हमको निकालनी है तो इसकी जगह हम x रख देते हैं। तो यहाँ पे अनुपात के अनुसार हम इसको 22:6 समानुपात 48:x लिख सकते हैं, और ये एक सीधा अनुपात है क्योंकि अगर हमारे बोल्टों की संख्या कम होगी तो हमारी कीमत भी इसकी कम हो जाएगी। इस कंडीशन में ये सीधा अनुपात कहलाएगा, डायरेक्ट रेशो। तो 22/6 बराबर 48/x, यहाँ पे 22 का गुणा x से हो जाएगा और 6 का 48 से, क्योंकि ये ब्रज गुणन होता है। तो यहाँ पे 22x बराबर 6 इंटू 48, उस कंडीशन में x बराबर हो जाएगा 6 इंटू 48/22। इसको हम जब काटेंगे तो ये आएगा हमारा 13.09 रुपीज़। इसके बाद हमारे पास अगला सवाल है, टेनिस की संख्या है हमारे पास 5, कार्य को पूरा करने में लगा समय हमारा है 3 से 1/3 बराबर 10/3। टेनिस की अगर संख्या हमारी 7 हो जाती है तो कार्य को पूरा करने में लगा जो समय वो x माना जाएगा। उस कंडीशन में इस तरह के सवालों के अंदर जैसे हमारे टेनिस की संख्या बढ़ेगी तो हमारे कार्य करने का जो समय है वो कम हो जाएगा। तो ये एक हमारा इनडायरेक्ट रेशो कहलाता है, जो कि इन्वर्स रेशो भी कहलाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार टेनिस की संख्या बराबर 5, दिनों की संख्या हमारी 10/3, टेनिस की संख्या हमारी 7 है तो हमारे दिनों की संख्या x मान लेते हैं। तो इसको हम जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये व्युत्पन्न अनुपात कहलाता है। उस कंडीशन में व्युत्पन्न अनुपात या इसको हम इन्वर्स प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं। इन्वर्स प्रोपोर्शन के अनुसार 5/7 बराबर x/10:3 हो जाएगा। अगर ये समानुपात होता, सीधा समानुपात होता तो ये 10/3/x होता, लेकिन यहाँ पे ये उल्टा हो जाता है। उस कंडीशन में 7 का 3 से गुणा हो जाएगा और 5 का 10/3 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ x की वैल्यू निकालने के लिए 5 गुणा 10 बटे ये 3 के साथ 7 का गुणा होगा तो ये 10 पंजे 50 और 7 × 21, 50 में 21 का भाग देंगे तो 2.38 दिन लगेंगे। तो इसके अंदर जो हमारे व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी, टेनिस की संख्या बढ़ेगी तो हमारे पास समय, अगर इसके अंदर अपन इन्वर्स प्रोपोर्शन की जगह सीधा अनुपात रख देंगे तो हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। उस कंडीशन में हमारा जो है टेनिस की संख्या बढ़ने पर टाइम ज़्यादा दिखाई देगा, जो कि गलत होगा, क्योंकि जब भी हमारे पास वर्कर की संख्या बढ़ती है तो हमारा टाइम जो है किसी भी काम को करने में कम लगता है, इसलिए वो इन्वर्स प्रोपोर्शन या व्युत्पन्न अनुपात वहाँ पे काम में आता है। इसके बाद अगला जो सवाल है इसके अंदर है 3 स्टील की प्लेटों का भार है 49.6 kgf, समान डायमेंशन की 7 प्लेटों का भार क्या होगा। तो ये हमारा जो है सीधा अनुपात होगा। इसमें अगर हमारी प्लेटों की संख्या बढ़ेगी तो हमारा भार भी बढ़ना चाहिए। उस कंडीशन में हम इसको यहाँ लिखेंगे, स्टील की प्लेट हमारे पास 3 है, प्लेटों का भार हमारे पास 49.6 है। अगर हमारी प्लेटों की संख्या 7 हो जाती है तो हमारे प्लेटों का भार x हो जाएगा। उस कंडीशन में सीधा अनुपात बराबर 3:7 बराबर 3:7 समानुपात 49.6 उस कंडीशन में इसको हम 3/7 लिख सकते हैं और इसको हम 49.6/x लिख सकते हैं। इस तरह से ये 3 का है 3x हो जाएगा और ये 7 गुणा 49.6 हो जाएगा
और इसमें x की वैल्यू निकालने के लिए 3 का इस संख्या के इस गुणा के अंदर भाग देंगे तो हमारा 115.73 kgf उत्तर आ जाएगा। अगला जो सवाल है हमारा, यहाँ पे लंबाई हमारे पास इस रॉड की जो है 7.2 मीटर दे रखी है, जबकि इसका भार 38.6 kgf है। भार हमारा पूछा जा रहा है अगर उसकी लंबाई 1.2 मीटर रखी जाए तो उस कंडीशन में हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि रोड की लंबाई, रोड का भार, रोड की लंबाई हमारे पास 7.2 मीटर थी, दूसरी कंडीशन में 1.2 मीटर थी। पहली कंडीशन में रोड का भार 38.6 kgf है, दूसरी कंडीशन के अंदर वैल्यू निकालनी है। तो ये एक सीधा अनुपात है, डायरेक्ट रेशो के अनुसार 7.2 अनुपात 1.2 बराबर समानुपात 38.6 अनुपात x और 7.2 बटे 1.2 बराबर 38.6 बटे x। तो उस कंडीशन में 7.2 का x से गुणा हो जाएगा और 1.2 का 38.6 से गुणा हो जाएगा और x की वैल्यू निकालने के लिए इस दोनों को गुणा करके और 7.2 का हम जब भाग देंगे तो हमारी वैल्यू 6.43 kgf आ जाएगी। इसके बाद जो हमारा अगला उदाहरण है वो एक पुली पे आधारित, दो पुलियों पे आधारित है, जहाँ पर D1 110 दे रखा है, D2 700 दे रखा है, N1 1100 RPM दे रखा है, N2 हमको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। और क्योंकि ये पुली पर आधारित है, अगर इसका डायमीटर बढ़ेगा तो RPM कम होता है और डायमीटर कम होने पर RPM बढ़ जाते हैं। तो उस कंडीशन में हम इसको सवाल को करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि ये एक रिवर्स रेशो का सवाल है। तो यहाँ पे प्रश्न अनुसार व्यास हमारा 110 और 700 है, स्पीड हमारी 1100, हमको दूसरी कंडीशन में x की वैल्यू निकालनी है। और चूंकि ये व्युत्क्रमानुपात है, ये जिसको हम रिवर्स रेशो कहते हैं, तो हम यहाँ पे 110 अनुपात 700 समानुपात 1100 बटे x लिखने के बावजूद इसको जब 110 बटे 700 लिखेंगे तो यहाँ x ऊपर आएगा और 1100 हमारा नीचे आ जाएगा। उस कंडीशन में 110 को 11 से गुणा करेंगे और 700 को x से गुणा करने पर x की वैल्यू निकालने के लिए 700 का भाग इन दोनों के गुणा में दे देंगे तो यहाँ पर 172.85 आएगा, जो कि 173 RPM के लगभग बराबर होगा। अगला जो सवाल है हमारा वो एक गियर और टूथ के ऊपर है कि यहाँ पर अगर एक गियर है जिसका कि टूथ जो टीथ है उनकी 45 संख्या है, दूसरे की टीथों की संख्या निकालनी है। पहले का RPM 102 है और दूसरे का RPM 278 है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि RPM हमारा कम से ज़्यादा हो रहा है। उस कंडीशन में इसमें भी एक रिवर्स अनुपात होता है, इसके अंदर अगर आपका RPM बढ़ रहा है तो वहाँ पर टीथ हमारे कम होने चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि प्रश्नानुसार दांतों की संख्या T1 बराबर 45T, T2 हमारे को निकालने हैं, N1 हमारे पास 102 है, N2 हमारे पास 278 RPM है। T1 अनुपात T2 बराबर N1 अनुपात N2, व्युत्क्रमानुपात के अनुसार T1 अनुपात T2 बराबर N2 अपॉन N1 हो जाएगा। तो T1 अपॉन T2 N2 अपॉन N1 45 बटे x बराबर 278 बटे 102। उस कंडीशन में 45 को 102 से गुणा करेंगे और x को 278 से गुणा करके x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ x की वैल्यू निकालने के लिए 102 को 45 से गुणा करने के बाद 278 का भाग देंगे तो हमारे पास 16.51 आ जाएगा, जो कि 17 दांतों के बराबर होगा। तो यहाँ पर नोट दे रखा है कि बड़े गियर में दांतों की संख्या अधिक होने पर स्पीड कम हो जाती है तथा छोटे गियर में दांतों की संख्या कम होने पर स्पीड अधिक हो जाती है। अतः इनके प्रश्नों को मुख्यतः व्युत्क्रमानुपात एक शंकु चिन्हक दे रखा है जिसका नीचे का डाया और ऊपर का डाया और ये हाइट के रिलेटेड सवाल है। तो यहाँ पे D हमारा कैपिटल D 60 mm दे रखा है, छोटा d पूछा जा रहा है। कैपिटल D की जो हाइट है वो 95 RPM, h जो है जो हमारी 95 मिलीमीटर है और स्मॉल h वो है 30 मिलीमीटर है। उस कंडीशन में हम इसको इस तरह से लिखेंगे d बराबर 60, स्मॉल d बराबर x, h बराबर 95 और स्मॉल h बराबर 30। ये एक हमारा सीधा अनुपात होगा क्योंकि हमारा इस तरह के सवालों के अंदर हमारा डाया बड़ा होगा, उस कंडीशन में हाइट हमारी ज़्यादा होगी और डाया छोटा होगा तो हाइट हमारी कम होगी। तो सीधा अनुपात होने की वजह से डायरेक्ट रेशो के अनुसार 60 अनुपात x बराबर समानुपात 95 अनुपात 30। तो 60 बटे x बराबर 95 बटे 30। तो 95 को x से गुणा करेंगे, 60 को 30 से गुणा करेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम 60 गुणा 30 बटे 95 करेंगे तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगी 18.94 मिलीमीटर। इसके बाद अगला से जो सवाल है वो है वेलोसिटी की और टाइम की। तो यहाँ पर वेलोसिटी, पहली कंडीशन में वेलोसिटी दे रखी है 18 मीटर पर मिनट और उसके उस कंडीशन में 4 मिनट लगते हैं। दूसरी कंडीशन में हमारे जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर मिनट है। तो हमारे को टाइम दूसरी कंडीशन का निकालना है। इस तरह के सवाल में जो हमारा ये
व्युत्क्रमण अनुपात होता है, क्योंकि जैसे हमारी स्पीड बढ़ेगी तो हमारा टाइम कम लगेगा और स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। उस कंडीशन में यहाँ हम इसको इस तरह से लिखेंगे, वेग और समय v1 18, v2 20, t1 4 और t2 हमारे को निकालना है, जो x मान लेते हैं हम। तो v1 अनुपात v2 समानुपात t1 अनुपात t2 व्युत्क्रमण अनुपात के अनुसार v1 अनुपात v2 इजिकल टू t2 अपॉन t1 हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो इसको हम v1 अपॉन v2 बराबर t2 अपॉन t1 लिखेंगे और उसके बाद हम इसकी जब वैल्यू रखेंगे तो ये 18/20 बराबर x/4, 18 का 4 से गुणा हो जाएगा, 20 का x से गुणा हो जाएगा, तो 20x बराबर 18 × 4, x बराबर 18 × 4/20। इसको जब काटेंगे तो ये हमारा 3.6 मिनट आएगा। अब 3.6 मिनट को अगर थोड़ा सा और खोले हम तो यहाँ पर 3 हमारा पूरा मिनट है, 0.6 हमारा मिनट होने की वजह से इसको हम सेकंड में बदल सकते हैं। तो 0.6 को जब 60 से गुणा करेंगे तो 36 सेकंड आएगा। तो टोटल उत्तर हमारा 3 मिनट और 36 सेकंड आ जाएगा। यहाँ पर नोट दे रखा है कि वेग और समय से संबंधित प्रश्नों में ये ध्यान रखने की बात है कि यदि वेग अधिक बढ़ेगा तो उस समय कम लगेगा और वेग कम होगा तो समय अधिक लगेगा, अतः इसमें व्युत्क्रमानुपात का नियम लगेगा। इसके बाद अगला जो सवाल है वो हमारे पुली के ऊपर आधारित है, 2 पुलियों पर। पहले पुली का व्यास 340 है, उसके आरपीएम 160 है। दूसरी पुली का व्यास 200 मिलीमीटर है, तो हमको आरपीएम निकालने हैं। तो ये भी हमारा, अगर डायमीटर ज़्यादा होता है तो आरपीएम कम होते हैं और डायमीटर कम होता है तो आरपीएम ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर व्यास और आरपीएम का d1 हमारा 340, d2 हमारा 200, n1 हमारा 160 और n2 हमारे को निकालना है, जिसको हम x मान लेते हैं। उस कंडीशन में d1 अनुपात d2 समानुपात n1 अनुपात n2 व्युत्क्रमण अनुपात होने के कारण d1 अनुपात d2 समानुपात n2 अपॉन n1 हो जाएगा और d1 अपॉन d2 बराबर n2 अपॉन n1। 340/200 बराबर x/160, 200 का x से गुणा होगा, 340 का 160 से गुणा होगा, ब्रज गुणन। उस कंडीशन में 200 गुणा x बराबर 340 × 160 और x की वैल्यू हमारे पास 340 गुणा 160/200 आएगी, जो कि काट पीट करने पर 272 आरपीएम हो जाएगी। पुली के व्यास, और इसमें नोट दे रखा है, पुली के व्यास और गति चक्र प्रति मिनट के संबंध में पुली के व्यास के बढ़ने पर गति कम हो जाती है तथा पुली के व्यास के घटने पर गति बढ़ जाती है, अतः ये रिवर्स रेशो का नियम यहाँ पे लगेगा। जो सवाल है वो व्यासों के अंतर और लंबाई का जो अनुपात है वो 2:3.5 है, जहाँ पर टोटल लेंथ 55 है और स्मॉल डी हमारे पास 26 मिलीमीटर दे रखा है। तो कैपिटल डी की वैल्यू पूछी जा रही है, जो कि इस चित्र के अनुसार हमें निकालनी है। तो ये हमारा अनुपात 2:3.5 है, लंबाई हमारी 55 है और डी हमारे पास 26 दे रखी है। तो हम इसको इस तरह से करेंगे कि d माइनस डी और L 1 और ये 2 और d माइनस डी अनुपात L बराबर 2:3.5, जहाँ की स्मॉल डी बराबर 26 की वैल्यू रखेंगे हम। अब हमारे पास ये आपस में गुणा हो जाएंगे, सीधा अनुपात होंगे, तो 55 का 2 से गुणा और d माइनस 26 का गुणा 3.5 से करेंगे। उस कंडीशन में ये 3.5 को जब अंदर से गुणा करेंगे तो ये 3.5 डी हो जाएगा और 26 को 3.5 से गुणा करेंगे तो ये 91 हो जाएगा। अब ये 91 माइनस है इधर और इधर पक्षांतर होकर के 110 के साथ जुड़ जाएगा। अब ये हो गया हमारे पास 201, इसमें 3.5 का भाग देंगे तो हमारे पास कैपिटल डी की वैल्यू 57.47 मिलीमीटर आ जाएगी। तो आज का वीडियो यह काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए मैं इसको यहीं समाप्त कर रहा हूँ। अगला जो भी वीडियो बनाऊँगा वो आपको निम्मी की किताब में से कुछ थ्योरी पढ़ाऊँगा और कुछ प्रश्न मैं आपको मेरी किताब और दूसरी किताब जो मैंने निम्मी की है उसमें से आपको करके बताऊँगा, जिससे कि आपको अनुपात और सरल अनुपात और अनुपात से संबंधित जितने भी सवाल हैं उनके फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मैं संजीव भार्गव, वर्कशॉप कैलकुलेशन और ड्राइंग अनुदेशक। इस समय मैं गवर्नमेंट ITI अलवर राजस्थान में पदस्थापित हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।